दिन हो या रात हो, धूप हो या बरसात हो, आपकी सेवा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा तत्पर है। स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस वर्कशॉप स्टाफ वैकेंसी की, रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर की और हेड रेडियो ऑपरेटर की। ये तीनों पोस्टों के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी आपके डाउट है, सारे डाउट को हम यहाँ पे लिए हैं। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन एक एक चीज़ों का आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो गारंटी के साथ आपको हम कर रहे हैं कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम बताते हैं कि आज की वीडियो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस वर्कशॉप स्टाफ की सैलरी कितनी मिलती है, इसी तरह असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की सैलरी आपको कितनी मिलेगी, हेड रेडियो ऑपरेटर की कितनी सैलरी बनेगी, और ये सैलरी हम बिल्कुल अपडेटेड डिस्कस करेंगे जो कि आप जब ज्वाइनिंग करेंगे 2023 में या उसके बाद आप जब करते हैं 7 CPC के हिसाब से ये सैलरी हम बताएंगे आपको। क्या एज लिमिट होगी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इसको कहाँ से आप इसको कवर करें, बेस्ट बुक कौन सी होगी। इसके अलावा देखिए, हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो डाउट आते हैं उसको भी हमने ले रखा है कि आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, पोस्टिंग कहाँ होती है, कितने घंटे काम करना पड़ता है, पढ़ने का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, वर्दी इसमें मिलती है कि नहीं मिलती है, वर्दी पर कितना स्टार होता है अगर मिलता है तो, और देखिए क्या मैं चश्मा लगाता हूँ तो मैं क्या फॉर्म को भर सकता हूँ, ट्रेनिंग कितने महीने की होती है। उसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे मैंने क्वेश्चन ले रखा है। छुट्टी कितने दिन की मिलती है, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, क्या ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है, मेडिकल होगा कि नहीं। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर डिटेल डिस्कस कर रखा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, और आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें 3 तरह का पोस्ट होता है। एक होता है वर्कशॉप स्टाफ का पोस्ट होता है, दूसरा पोस्ट होता है असिस्टेंट ऑपरेटर का पोस्ट होता है, और तीसरा पोस्ट होता है आपका हेड रेडियो ऑपरेटर का पोस्ट होता है। क्या क्या डिफरेंस होता है आइए देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए, आप अगर वर्कशॉप स्टाफ का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास क्लास 10th का हाई स्कूल आप किए होना चाहिए, या तो आप ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, CS, IT, ये सारे सब्जेक्ट के अंदर या सारे के सारे ब्रांच के अंदर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 12th करना अनिवार्य है। उसके बाद आपको 12th फिजिक्स और मैथमेटिक्स से करना पड़ेगा इसको। उसी तरह से अगर आप हेड रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम बता दें। देखिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि पहले बात तो आपको पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर साइंस में, IT मैकेनिकल। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेड हैं, उसमें भी आप इसके समकक्ष आप भर सकते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, इसके अलावा आप अगर बीटेक किए हुए हैं, बीटेक भी मैं बता दे रहा हूँ किस किस फील्ड से किए होने चाहिए, तब आप भर सकते हैं। आप इसमें CS से क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, EC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल होगा। आप इलेक्ट्रिकल से भी किए हैं तब भी आप इस भर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी जो है, आप अगर मैकेनिकल से किए हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए। उसके अलावा अगर आप BSc IT से किए हैं, BSc IT से किए हैं तब भी आप भर सकते हैं। BSc कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, इतने सारे आपके संबंधित ट्रेड हैं जिसके अंदर आप ये इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं सैलरी कितनी मिलती है इन सभी पोस्टों पे। देखिए, आपको हम बता दें कि वर्कशॉप स्टाफ 3 पोस्टों को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है। वर्कशॉप स्टाफ, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और हेड रेडियो ऑपरेटर। हम आपको बता दें कि जो वर्कशॉप स्टाफ है उसकी जो ग्रेड पे होता है वो 2000 होता है। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का जो ग्रेड पे होता है वो 2400 होता है, और सबसे अच्छा ग्रेड पे होता है हेड रेडियो ऑपरेटर का, ये होता है 4200 का ग्रेड पे होता है। पे स्केल की बात करते हैं तो 21,700 से शुरू होगा सैलरी और 59,100 रुपये तक जाएगा आपका। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में आपका 25,500 से शुरू होगी आपकी सैलरी और 81,100 रुपये तक मैक्सिमम सैलरी जाएगी। हेड रेडियो ऑपरेटर में आपका 35,400 से 1,12,400 रुपये तक आपकी सैलरी जाती है। देखिए, आपको बेसिक पे बता देते हैं। बेसिक पे वर्कशॉप स्टाफ का 21,700, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का 25,500 रुपये और 35,400 आपका हेड रेडियो ऑपरेटर का। सबसे अच्छा हेड रेडियो ऑपरेटर का बनता है। DA की बात कर लेते हैं तो ये 7th CPC के मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये 7 CPC का 7वां वेतन आयोग के हिसाब से, और ये 38% ऑफ बेसिक पे का होता है। ये बेसिकली जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको 38% के आसपास आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा ही मिलेगा। तो आप 38% बेसिक पे का निकालेंगे तो आपको मिलेगा 8,246 वर्कशॉप वाले में, और 9,690 रुपया आपका मिलेगा असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में, 13,452 रुपये हेड रेडियो ऑपरेटर में मिलेगा। HRA की बात कर लेते हैं। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, रहने के लिए कुछ भत्ता दिया जाता है, 2500 रुपये आपको तीनों में दिया जाएगा। और TA की बात कर लेते हैं। TA का मतलब होता है ट्रैवल अलाउंस, मतलब आपको परिवहन भत्ता दिया जाता है। इसमें 2000 के आसपास आपको मिलता है, थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है ऊपर नीचे HRA और TA, ये डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। जब आप इन तीनों को चारों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस सैलरी, कि आपके ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी बनती है। तो ग्रॉस सैलरी आप देखेंगे वर्कशॉप
वर्कशॉप स्टाफ में 34,446 रुपया। उसी तरह से असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में 39,690 रुपया। उसी तरह से हेड रेडियो ऑपरेटर में देखेंगे ग्रॉस सैलरी तो 53,352 रुपया। लेकिन आपको इतना नहीं मिलता है, इसमें कुछ कटौती होती है। और कटौती क्यों होती है? न्यू पेंशन स्कीम के तहत कटौती होती है और इसको बाद में आपको रिटायरमेंट के टाइम पे दिया जाता है। और ये 10% कटता है एनपीएस के थ्रू। और 10% किसका होता है ये हम बता देते हैं। 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए महंगाई भत्ता का, इसका आप 10% निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ के 10% घटा दीजिए इसमें से, तो आपका एनपीएस देखिए जो बनता है वर्कशॉप स्टाफ का जो कटता है वो होता है 2994 रुपया। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का 3519 रुपया और उसी तरह से हेड रेडियो ऑपरेटर का 4885 रुपये के आसपास करता है। नेट सैलरी की बात करते हैं। नेट सैलरी का मतलब होता है कि इन हैंड सैलरी आपको कितना मिलेगा, आपके अकाउंट में कितना कटपिट के आएगा। तो इन हैंड सैलरी जो आपके अकाउंट में कटपिट के आता है वो आता है वर्कशॉप स्टाफ में 21,452 रुपये, लगभग 31,000 आपकी सैलरी इसमें बनती है। उसी तरह से 36,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के आसपास। और हेड रेडियो ऑपरेटर में सबसे अच्छी सैलरी बनती है, वो आपको बनेगी और लगभग 48,000 के आसपास बनेगी या इससे ज़्यादा ही बनेगी आपकी सैलरी। सैलरी से संबंधित सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर इतनी अच्छी सैलरी है तो क्या इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो भी देख लेते हैं। देखिए आपको पता है कि इसमें आपको सबसे पहले रिटन टेस्ट कराया जाएगा। रिटन टेस्ट आपका पहले आपको सीबीटी के माध्यम से कराने वाले थे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से, लेकिन एक नोटिस आई उत्तर प्रदेश के अंदर कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू फॉर्म में होगा और ये ओमार के ऊपर होगा, मतलब ऑफलाइन टेस्ट होगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि अब इसका कैसे होगा, ऑफलाइन होगा इसका टेस्ट, रिटन टेस्ट। और आगे कैसी भी होगा वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा अगर आगे कभी वैकेंसी आती है तो। देखिए दूसरा स्टेप में आपका अगर आप रिटन टेस्ट में अच्छे नंबर पाते हैं तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और उसी दिन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको पता होगा इसमें हाइट नापी जाती है, चेस्ट नापा जाता है, ये सारी चीज़ होती है। और एक ही दिन होता है ये आपको, और ये लखनऊ में होता है, आपके जो मंडल होता है वहाँ पर ये कराया जाता है। तीसरा आपकी रनिंग होगी। रनिंग हम बताएंगे आपको कितना किलोमीटर दौड़ना है, कैसे दौड़ना है, तो सारी चीज़ों को हम बताएंगे। उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल टेस्ट बहुत बेसिक होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, तो आप मेडिकल आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप ट्रेनिंग में और इन सब में क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन इसके अंदर होता है। हम यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या आता है इसमें, कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। और ये मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, वर्कशॉप, असिस्टेंट और हेड रेडियो ऑपरेटर का। तीनों में 4 ये सब्जेक्ट आते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। तो आप उस सिलेबस को साइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं सिलेबस अगर डिस्कस करने बैठूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए इसमें हिंदी आता है, 4 सेक्शन आता है बेसिकली। हिंदी आता है, यहाँ पर हिंदी आएगा आपका पहला सेक्शन, दूसरा आपका आएगा जीके जीएस, और तीसरा आएगा आपका मैथ, और चौथा आपका आएगा रीजनिंग। ये 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे वो मान के चलिए 50 क्वेश्चन एक से होंगे, 50 क्वेश्चन, और इसके भी 50 क्वेश्चन होंगे और इसके भी 50 क्वेश्चन होंगे। यानी कि टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो आपके 200 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इसलिए आप इसको देखेंगे तो आपका 400 अंक का ये टोटल प्रश्न बन जाता है, 400 अंक का। इसमें टाइमिंग की बात किया जाए तो 2.5 घंटे आपको टाइम दिया जाता है, 150 मिनट 200 क्वेश्चनों के लिए। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। और मोड ऑफ एग्जाम इस बार ऑफलाइन कराया जा रहा है, आगे इसको ऑनलाइन भी कराया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इन सब सब्जेक्ट को आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए और कौन सी बेस्ट बुक है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, तो हम आपको बता देते हैं। देखिए 4 सब्जेक्ट को आप कहाँ से पढ़ें। देखिए पहले मैं बात कर लेता हूँ हिंदी का। तो हिंदी आप 3 किताबों से पढ़ सकते हैं। एक आता है, आपको पता है, आदित्य पब्लिकेशन की समान हिंदी किताब आती है, आप इसमें से पढ़ सकते हैं। नालंदा की आती है पृथ्वीनाथ पांडे की, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है काफ़ी। या आपके पास लूसेंट की किताब है हिंदी की। तो तीनों में से आपके पास कोई भी किताब है, आप वहाँ से पढ़िए, टॉपिक को सर्च करिए और उसमें मार्क करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। दूसरा सेक्शन है जीके जीएस का। देखिए जीके जीएस के लिए सबसे ज़्यादा जो मतलब बच्चे फॉलो करते हैं वो लूसेंट की किताब को फॉलो करते हैं। तो आप लूसेंट से जीके पढ़ सकते हैं, जीएस को भी पढ़ सकते हैं। और इसमें लेकिन जो जीएस होता है, फिजिक्स वाला जो सेक्शन होता है, फिजिक्स वाले के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में अच्छा आता है। तो आप एनसीईआरटी का 11th 12th का अगर आपके पास किताब हो, 11th और 12th का, आप वहाँ से फिजिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा अच्छा आता है इसमें। तो आप फिजिक्स वहाँ से कर सकते हैं। बाकी आपका जो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस है, आप समान ज्ञान की जो लूसेंट वाली आती है वहाँ से कर सकते हैं। बहुत लोग को लूसेंट नहीं पसंद है, तो उनके लिए हम एक बुक बता देते हैं, घटना चक्र की आती है, आपकी समान ज्ञान की किताब आती है, आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है ये। तीसरा जो आपका सेक्शन है वो है रीजनिंग का। रीजनिंग के लिए जो सबसे अच्छी किताब मानी जाती है, बहुत सारी किताबें हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। रीजनिंग आप अरिहंत से पढ़ सकते हैं, और या तो अगर आपने कहीं से पढ़ रखी है तो आप वहीं से उसको रिवीजन कर लीजिएगा। चौथा है जो आपका मैथ वाला सेक्शन है, बहुत बच्चों की इसमें दिक्कत होती है, तो जो बेसिक्स इसमें करना चाहते हैं तो उनके लिए RS अग्रवाल की बुक आती है,
RS अग्रवाल की आप किताब ले लीजिएगा, यश चंद पब्लिकेशन आता है। इसमें देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों, जितनी भी मैंने बुक बताया आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों संस्करण मिल जाएंगे, तो आप जिसमें कंफर्टेबल है आप वो किताब लेकर पढ़ सकते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात कर लेते हैं कि पेट जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में उसमें क्या क्या होता है। देखिए आपकी हाइट नापी जाती है, चेस्ट नापा जाता है और रनिंग कराया जाता है। तो हम बता देते हैं आपको, अगर आप जनरल OBC SC से संबंधित है तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट आपका 79 से 85 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और रनिंग की बात करें तो ये सभी के लिए है, 4.8 किलोमीटर मेल के लिए है, 28 मिनट में उनको दौड़ मारनी है, 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर। और ST के लिए थोड़ा सा छूट दिया गया है, 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 77 से 82 इनको फुलाना है। उसी तरह से फीमेल की बात कर लेते हैं। देखिए फीमेल में भी जनरल OBC SC के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और ST के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और इनकी रनिंग में कुछ छूट दिया जाता है। रनिंग में क्या होता है, इनको कम दौड़ाया जाता है। 16 मिनट की लड़कियाँ हैं तो 16 मिनट में आप 2402.4 किलोमीटर भागना होता है। हालांकि ये बहुत होता है कि एक फीमेल के लिए इतना दूरी तय करना। आइए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आप एक सीरियस कैंडिडेट है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ऑथेंटिक खबर और ऐसी ऑथेंटिक वीडियो बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी लगातार। और आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, उसको भी देख सकते हैं। आइए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। देखिए 3 कैटेगरी हमने बता रखा है। असिस्टेंट ऑपरेटर का आपने अगर फॉर्म डाला है असिस्टेंट ऑपरेटर का, तो आपका एज जो है 18 से 22 साल होना चाहिए, इसी के बीच में आपका एज होना चाहिए। और ये कब से काउंट करना है, जब से नोटिफिकेशन आपका आया था 1 जुलाई 2022 के हिसाब से ये नोटिफिकेशन है, उसके हिसाब से बता रहे हैं 18 से 22 साल होगा। और आगे अगर कभी वैकेंसी आती है तो उस नोटिफिकेशन के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। और रेडियो ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, जो वर्कशॉप के अंदर आते हैं, तो वर्कशॉप के अंदर 20 से 28 साल एज होती है। इसके अंदर कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, तीनों के अंदर हम आपको बताएंगे क्या क्या एज रिलैक्सेशन कितना कितना मिलता है। हेड रेडियो ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी 20 से 28 साल है, यानी कि सबसे कम असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर वाले में 18 से 22 साल। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। देखिए OBC को आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, लगभग 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, 3 साल का। और SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको इसमें मिलता है। और आपके देखिए बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को मैंने देखिए यहाँ पे कलेक्ट कर रखा है। बहुत सारे देखिए 8 क्वेश्चन यहाँ पे है, उसके अलावा हमने टोटल 17 क्वेश्चन कलेक्ट कर रखे हैं। एक एक क्वेश्चन करके आपको बताते हैं कि क्या आपके डाउट हैं, क्या क्वेश्चन है, आपको इसमें ज़रूर आपका डाउट मिल जाएगा। देखिए क्या जॉब प्रोफाइल होती है, तो हमने बता दिया तीनों की जॉब प्रोफाइल लगभग सेम होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। आपको ट्रेनिंग मिलेगा, इसमें बेसिकली आपको मोटा मोटा बता देते कम्युनिकेशन का काम करना होता है। और जो इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं, उनको रन कराना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हाई फ्रिक्वेंसी इक्विपमेंट है, उसको रन कराना होता है। ये वॉकी टॉकी आपने देखा है बेसिकली, और ये टेट्रापोलिनेट इसको बोलते हैं। तो इसको भी आपको इसी तरह के बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जिसका आपको ट्रेनिंग दिया जाता है और इसको आपको चलाना होता है। और जॉब पोस्टिंग कहाँ पे होती है, तो हम आपको बता दें कि ये पब्लिक डीलिंग वाला जॉब नहीं है कि आपको पब्लिक डीलिंग करनी है इसमें, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट के अंदर काम करना होता है। तो आपको जिला मुख्यालय आपको मिल सकता है, और आपका जो राज्य मुख्यालय होता है, हेडक्वार्टर, कंट्रोल रूम होता है, या थाने का जो कंट्रोल रूम होता है वहाँ पे मिल सकती है। और इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है कि आपको अपने ज़िले में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें पब्लिक डीलिंग की बात नहीं होती है। आपके जो आला अधिकारी हैं SP DM, उनको अगर लगता है कि हाँ आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, अपने थाने का जो कंट्रोल रूम है, या राज्य का कंट्रोल रूम है, या जिले का कंट्रोल रूम है, आप वहाँ पर करिए, कोई दिक्कत नहीं होता। इसमें पोस्टिंग की कोई ऐसा नहीं है कि आपको अपना ज़िला नहीं मिल सकता है। अगला क्वेश्चन जो बच्चों का है, कितने घंटे काम करना पड़ता है। देखिए वैसे तो यूपी पुलिस में कहा जाता है कि 24 घंटे की नौकरी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ये तीनों जॉब ऐसी है कि आपको इसमें ज़्यादा काम तो नहीं करना पड़ता है। मैक्सिमम 8 आवर आपको काम करना होता है, 8 घंटे की नौकरी होती है। आप 8 घंटे काम करिए अपना, उसके बाद आपका शिफ्ट चेंज हो जाता है और उसके बाद दूसरे लोग काम करते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है कि पढ़ने का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए आपको इसमें संडे तो आप मिलता है, और इसके अलावा बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं, और 8 घंटे का ही काम होता है, तो इसमें आपको पढ़ने का भरपूर टाइम मिल सकता है। और अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इससे हाई ग्रेड पे की, तो आप आराम से इसमें इस जॉब को कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर सबसे अच्छी जॉब ये मानी जाती है। वर्दी मिलती है कि नहीं इसमें मिलती है। देखिए वर्दी की बात बता दें कि हाँ इसमें वर्दी मिलती है आपको, और लेकिन ये है कि आप अगर बहुत सालों से आप जॉब कर रहे हैं तो आप अगर आप चाहें तो आप सिविल ड्रेस में भी जा सकते हैं। वहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं अगर वो चाहें तो आप सिविल ड्रेस में भी जा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हाँ आपको वर्दी इसमें मिलती है और उसमें स्टार वगैरह भी लगे होते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि वर्दी पर कितना स्टार होता है। तो देखिए हम अभी बता दें कि वैसे तो जो हेड रेडियो ऑपरेटर है उसमें 2 स्टार होना चाहिए, क्योंकि ये 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, और ये आपका जो होता है सब इंस्पेक्टर के बराबर होता है, लेकिन सिंगल स्टार की नौकरी होता है। ये 4200 ग्रेड होने के बाद भी इसमें सिंगल स्टार नौकरी होती है। तो हाँ वर्दी पे आपका एक सिंगल स्टार है, लेकिन इसमें बात हो रही है कि 2 स्टार इसमें लगाया जाए, क्योंकि और अदर राज्यों में 2 स्टार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या मैं चश्मा लगाता हूं तो इस फॉर्म को मैं भर सकता हूं कि नहीं भर सकता हूं। तो जी बिल्कुल हाँ, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें इतना हार्ड मेडिकल नहीं होता है। आपको बस दिखना चाहिए अच्छे से, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आप फॉर्म भर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रेनिंग कितने महीने की होती है। देखिए ट्रेनिंग जो होती है आपकी नॉर्मली 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको लखनऊ मुख्यालय भेज दिया जाता है 4 महीनों के लिए, 4 से 6 महीनों के लिए। वहाँ पे आपको मुख्यालय के अंदर आपको और जॉब करनी होती है ताकि आप और प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकें। तो आपकी जो ऑफिशियल ट्रेनिंग होती है वो 6 महीने की होती है। आप सभी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि छुट्टी कितने दिन की मिलती है। भाई आप काम कर रहे हैं तो आपको छुट्टी तो चाहिए। गवर्नमेंट आपको संडे को छुट्टी दे देती है, लेकिन या तो संडे को नहीं मिलेगा तो हफ्ते में 1 दिन मिलेगा। इसके अलावा आपकी बहुत सारी लीव होती है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। CL होता है आपका कैजुअल लीव, ये आपको 18 दिन के आसपास मिल जाता है इसके अंदर, और ये तीनों जॉब के अंदर मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा आपका आता है CPL का मतलब होता है कंपनसेंट्री लीव, ये आपको 20 दिन के आसपास मिल जाता है। और तीसरा जो छुट्टी का वो है अर्न लीव के अंदर आपका 33 दिन की छुट्टी मिल जाती है। तो आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपको लगभग 71 दिन की छुट्टी आपको मिल जाएगी। 70 से 71 दिन के अंदर आपको 60 से 70 दिन की छुट्टी इसमें आराम से मिल जाती है साल भर के अंदर। तो छुट्टी आपके इसमें काफ़ी है, आपको उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें है कि आपका ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, जो मैंने आपको बता दिया। जो आपका कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट है उनको सिखाया पढ़ाया जाता है ट्रेनिंग के अंदर। उसके अलावा आपके बहुत सारे आपको रनिंग फिजिकल इन सब में भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। आपको जो गन वगैरह होते हैं उनको भी चलाने का इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपको मतलब कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है जो उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर और सबको को मिलती है, वो तो मिलेगी ही मिलेगी। उसके अलावा आपको कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से दी जाती है इसके अंदर, क्योंकि आपको काम वही सारा करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है। तो जी हाँ, बिल्कुल ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग के अंदर बैरक के अंदर है तो आपको ध्यान दीजिएगा उसमें HRA मतलब जो हाउस रेंट अलाउंस है आपका घर का भत्ता, और TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है आपका परिवहन भत्ता, ये दोनों आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको ट्रेनिंग के टाइम पे अगर वहाँ पर रहने का जगह नहीं मिला तो आपको HRA मिलेगा। बाकी आपकी जो बेसिक सैलरी है तीनों पोस्ट की वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, और आपका जो उस पर DA वगैरह लग रहा है वो सारा मिलेगा। आपको ट्रेनिंग के टाइम पर पूरी सैलरी मिलती है इसके अंदर। मेडिकल इसमें होता है कि नहीं होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपका रिटर्न होगा, फिर उसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, रनिंग होगा, उसके बाद मेडिकल होता है। मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है, इसमें मेडिकल होता है। नाइट ड्यूटी लगती है कि नहीं लगती है। देखिए नाइट ड्यूटी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस 24 घंटे काम करती है तो आपको नाइट ड्यूटी लगती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपकी लगे। बहुत रेयर केस में कभी कभी आपकी नाइट ड्यूटी लगा दी जाती है। नॉर्मली आपके दिन में ही ड्यूटी लगती है, क्योंकि इसमें शिफ्ट होता है। देखिए कुछ बच्चों के क्वेश्चन मतलब आते रहते हैं कि फिजिक्स का क्वेश्चन का लेवल कैसा मिलेगा, इसमें कैसा एग्जाम में आता है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो अच्छा खासा होता है। तो आप जो 10th, 11th और 12th की जो आपकी फिजिक्स वाली NCERT है आप वहाँ से देखेंगे, तो आप वहाँ से उसको कवर कर लेते हैं, तो आपका इसमें हेड रेडियो ऑपरेटर या जो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर है आपको बहुत ही अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अदर स्टेट वाले फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। हाँ, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर अदर स्टेट वाले फॉर्म को भरते हैं और बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन वो ध्यान रखिएगा कि वो जनरल में काउंट होंगे, किसी भी कैटेगरी का है। अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर आप फॉर्म को भरते हैं तो आप जनरल के अंदर काउंट होंगे। क्या बीटेक वाले फॉर्म को भरते हैं कि नहीं भरते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि बीटेक वाले कौन कौन से ट्रेड के अंदर भर सकते हैं। आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, मैंने आपको वहाँ बताया है क्लियरली कि बीटेक में कौन कौन से ट्रेड के भर सकते हैं। सारे ट्रेड के नहीं भर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल ट्रेड है जो वो भर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि गन मिलती है कि नहीं मिलती है। देखिए नॉर्मली आपको गन तो नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है आप उसको इशू करा लीजिए। अभी आप डिपार्टमेंट के बाहर हैं, अगर आप डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक कहावत है बहुत फेमस कि लोग कहते हैं कि गन की हिफाजत लोग वाइफ से भी ज़्यादा करनी पड़ती है, तो लोग वहाँ गन से बचते हैं, तो लोग वहाँ पर गन नहीं लेते हैं। लेकिन अगर किसी को इशू की ज़रूरत है, अगर किसी को ज़रूरत है तो वहाँ पर इशू करा सकता है, कोई इशू नहीं है, गन मिल जाएगी आपको। नॉर्मली ऐसे नहीं मिलेगी, आप ज्वाइनिंग करेंगे तो अगर आपको ज़रूरत है तो आपको मिलेगी। देखिए इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ और ऐसी ऑथेंटिक आपको वीडियो आपको मिलती रहेगी। और आपके जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इसके अलावा जो भी डाउट है हम एक एक डाउट का आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अब मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए